हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, इस अभ्यास सीरीज में हमारा जो फोकस है वो यूजीसी नेट के पेपर 1 पर होता है। अगर आप पहली बार इस सेशन से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 80 से ऊपर सेशंस हो चुके हैं और प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इन सेशंस से आप जो है अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ तो उस प्लेलिस्ट में जाके और सारे ही सेशंस को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाता है रात को 10 बजे। तो आप वहां से जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज है 30 नवंबर और आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचाता है जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं आज के 30 नवंबर का ये सेशन। और पहला क्वेश्चन है, which ICT initiative under the National Education Policy 2020 aims to establish a unified digital infrastructure for higher education institutions in India? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सी आईसीटी पहल भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एकीकृत डिजिटल अवसंरचना स्थापित करने का उद्देश्य रखती है? पहला ऑप्शन है दीक्षा, दूसरा ऑप्शन है एनडीए, तीसरा ऑप्शन है स्वयं प्रभा और चौथा ऑप्शन है ई शोध सिंधु। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, हर क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां मेंशन कर देना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा उस क्वेश्चन के लिए। तो मैं हर क्वेश्चन के लिए आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देंगे। लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्योंकि लाइव चैट वाला आंसर जो है वो दिखता नहीं, बाद में कमेंट सेक्शन वाला आंसर जो है मैं देख पाता हूँ, इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर देना होगा। तो एक एक ऑप्शन जैसा कि हम डिस्कस करते हैं वैसा ही करेंगे। दीक्षा जो है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग एक नेशनल प्लेटफॉर्म है स्कूल एजुकेशन के लिए और ये प्रोवाइड करता है क्या, ई कंटेंट, यानी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करता है दोनों टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए, है ना। लेकिन इसका फोकस यूनिफाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हायर एजुकेशन पे बिल्कुल नहीं होता है, स्कूल एजुकेशन के लिए होता है, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर अगला जो हमारा ऑप्शन है एनडीए, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है द नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, है ना। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। और इसका एम है कि यूनिफाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना जो कि सीमलेस इंटरेक्शन कराए आपको हायर एजुकेशन के अंदर, है ना। तो जो अलग अलग हायर एजुकेशन के संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में जो है सीमलेसली इंटरेक्ट कर पाएँ, आपस में इंटरेक्ट करके और दूसरे भी स्टेक होल्डर्स जो हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये आपस में जो है इंटरेक्ट कर पाएँ। और जो एनईपी 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, उनसे बिल्कुल अलाइन करके इसको बनाया गया है ना, ताकि वो लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो एंड डियर ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेशनल डिजिटल एजुकेशन और आर्किटेक्चर, ओके। स्वयं प्रभा जो है आपको मालूम है कि एक 40 जो है डीटीएच चैनल्स का एक संग्रह है। अभी करेंटली में 40 ही हैं और ये चेंज होता रहता है, डायनेमिक चीज़ है। और ये इनिशिएटिव ऑफर करता है एजुकेशनल कंटेंट डीटीएच चैनल के थ्रू। इसका फोकस जो है ना, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं होता है बल्कि एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। और ई शोध सिंधु जो है ये ई रिसोर्सेज देता है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये शोध के लिए है, यानी रिसर्च के लिए है। और रिसर्च मटेरियल्स प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन संस्थानों को। एक यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में नहीं है, लेकिन हाँ, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो ये नहीं होगा। और ये सिर्फ रिसर्च पे फोकस्ड है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कम्युनिकेशन से है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मास मीडिया, विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फोकसेज ऑन ऑडियंसेस एक्टिव रोल इन डिकोडिंग अ मैसेज? जन संचार के संदर्भ में कौन सा संचार मॉडल संदेशों को डिकोड करने में दर्शकों की सक्रिय भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है? यानी यहाँ पर जो ऑडियंस है वो एक्टिव है, सक्रिय भूमिका है उसकी। पहला है हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल, दूसरा ऑप्शन है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस मॉडल, उपयोग और संतुष्टि मॉडल, टू स्टेप फ्लो मॉडल, दो चरण प्रवाह मॉडल, और चौथा ऑप्शन है एजेंडा सेटिंग मॉडल। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही, जिसमें ऑडियंस एक्टिव रोल होता है, ऑडियंस का मैसेज को डिकोड जब ऑडियंस करती है तो वो सक्रिय होती है, और ये मास मीडिया के बारे में पूछ रहा है। आपको क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं डिस्कस करता हूँ एक एक ऑप्शन। देखिए, अगर मैं पहला ऑप्शन देखूँ हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल, तो ये कहता है कि जो ऑडियंस हैं वो पैसिवली एब्जॉर्ब करते हैं इन्फॉर्मेशन को,
है ना। पैसिवली एब्जॉर्ब, तो पैसिव हो गया मतलब ये तो निष्क्रिय हो गया ना ऑडियंस यहाँ पर। यहाँ पर पैसिवली और एब्जॉर्ब करते हैं इन्फॉर्मेशन को, कोई भी व्याख्या या इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, तो एक्टिव ऑडियंस का रोल कहाँ हुआ यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशंस मॉडल जो है ना, जोर डालता है कि ऑडियंस का रोल एक्टिव होता है इंटरप्रेट करते समय, डिकोड करते समय, और मीडिया जो है ना अपने नीड के हिसाब से ऑडियंस सेलेक्ट करता है। उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनके क्या डिज़ायर्स हैं, उसके हिसाब से मीडिया का कंटेंट सेलेक्ट करता है ये। तो यूजेज इसलिए कहा गया कि अपने यूज़ के हिसाब से, और इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उपयोग और संतुष्टि मॉडल। इसमें ऑडियंस का एक्टिव रोल होता है क्योंकि ऑडियंस डिसाइड करता है कि कौन सा मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करना है और कौन सा नहीं करना है। टू स्टेप फ्लो मॉडल में फोकस होता है कि मीडिया का जो मैसेज है वो कैसे फिल्टर करके आप तक पहुंचाया जाए, एक सीव के जरिए, एक छननी के जरिए, जिसमें सबसे पहले तो मीडिया के पास बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, और कौन सी चीज़, कौन से न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है, तो ये मीडिया डिसाइड करती है। तो टू स्टेप फ्लो मॉडल होता है। तो इसमें डायरेक्टली ऑडियंस का एक्टिव रोल नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। और एजेंडा सेटिंग मॉडल एक्सप्लेन करता है कि कैसे मीडिया कुछ न्यूज़ को प्रायोरिटाइज कर देती है, कुछ टॉपिक्स को जो है ज़्यादा जोर डालती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एड्रेस ही नहीं करती है। तो इसमें मीडिया का एक्टिव रोल होता है, ऑडियंस का नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स इन इंडिया। भारत के कई राज्यों में लागू नीति के प्रभाव का आकलन करने के लिए कौन सा अनुसंधान डिजाइन सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है केस स्टडी डिजाइन, दूसरा ऑप्शन है कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन, तीसरा ऑप्शन है मिक्स मेथड डिजाइन, और चौथा ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। केस स्टडी डिजाइन, तुलनात्मक अनुसंधान डिजाइन, मिश्रित विधियां डिजाइन और प्रायोगिक डिजाइन, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल है अगर आप कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया है दूसरे दूसरे स्टेट में, अलग अलग राज्यों में भारत में, तो उसको, उसके इम्पैक्ट को इवेलुएट करना चाहते हो, है ना। मान लीजिए कि स्कूल में कोई पॉलिसी आपको लागू करना है, अलग अलग जो है राज्यों में आपने लागू किया, आप जानना चाहते हो कि जो मैंने पॉलिसी लागू किया है उसका क्या इफेक्ट आया, उसका क्या रिजल्ट आया है, तो उसके लिए इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट होगा। तो देखिए, केस स्टडी डिज़ाइन में आप फोकस करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस एक सिंगल केस का। मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट आया है एक सिंगल स्टेट में, तो वहाँ पर आप केस स्टडी करते। तो ये कह रहा है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, तो यहीं पर हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो इसलिए ये तो होगा नहीं, केस स्टडी सिंगल के लिए यूज होता है, और ये क्रॉस स्टेट पॉलिसी इवेल्युएशन के लिए जो है ना कम ज़्यादा, मतलब कम यहाँ पर उपयुक्त है। वही कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये कंपेयर करता है अलग अलग केसेस को, याद रखिएगा। अब इस केस में स्टेट्स हैं, यानी कि राज्य हैं, तो अलग अलग स्टेट्स को ये कंपेयर करेगा, उनमें पॉलिसीज़ जो लागू की गई हैं, क्या क्या संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है, इसको आपस में कंपेयर करेगा, फिर उसकी इम्पैक्ट को इवेलुएट करेगा कि कैसे पॉलिसी जो है वो चेंज ला रहा है, और हर स्टेट में क्या क्या चेंजेज आए हैं, इसको आपस में कंपैरिजन करेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तुलनात्मक अनुसंधान डिज़ाइन। और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा अगर इम्पैक्ट आप पॉलिसी का करना चाहते हैं अलग अलग स्टेट्स में जो आपने लागू किया है। मिक्स मेथड डिज़ाइन, अगेन ये कॉम्प्लेक्स कोई भी केस होता है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो बहुत जटिल होता है, तो उस केस में आप लागू करते हैं। इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरीके के पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंपैरिजन पे इसका फोकस बिल्कुल नहीं होता। और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है ना, ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करना एक कंट्रोल्ड कंडीशन में है, और बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप लार्ज स्केल पॉलिसी के इम्पैक्ट को देखना चाहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो ये बिल्कुल भी आइडियल कंडीशन नहीं है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए, क्योंकि ये कंट्रोल्ड कंडीशन बिल्कुल नहीं है ना, नेचुरल कंडीशन में आप चीज़ों को कर रहे हैं। इसलिए ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स मोस्ट क्लोजली अलाइंस विद जॉन डुईज फिलोसफी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जॉन डुई के अनुभवात्मक अधिगम के दर्शन के साथ सबसे निकटता से मेल खाती है? पहला ऑप्शन है लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या समस्या आधारित अधिगम, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम निर्देश, और चौथा ऑप्शन है मास्टरी लर्निंग या महारत अधिगम। इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और मेंशन कर दीजिए कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होना चाहिए।
देखिए, अगर हम बात करें लेक्चर मेथड की, तो ये फोकस होता है इसका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पे। मतलब आप क्लास में आइए, डायरेक्टली जो भी आपको कंटेंट डिलीवर करना है वो दीजिए, पढ़ाइए और जाइए। इसमें कभी भी आप ये नहीं सोचते हो कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, उनके पर्सपेक्टिव को नहीं देखना चाहते हो, या फिर इसमें बच्चों का एक्टिव रोल नहीं होता है, बल्कि ये टीचर सेंटर्ड होता है, याद रखिएगा। ये एक शिक्षक केंद्रित पद्धति या मेथड है, और लेक्चर मेथड बिल्कुल भी सही नहीं होता अगर आप बच्चों के संज्ञानात्मक विकास चाहते हो, अगर आप आलोचनात्मक चिंतन का विकास चाहते हो, तो उस केस में लेक्चर मेथड इज नॉट एट ऑल वहाँ पर लागू नहीं होगा, है ना। तो इसलिए लेक्चर मेथड तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जॉन डुई की फिलोसफी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभवात्मक शिक्षण। तो लेक्चर मेथड में आप अनुभव कहाँ दे रहे हैं, एक्सपीरियंस कहाँ हो रहा है बच्चों को, तो ये नहीं होगा, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, देखिए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में जॉन डुई का जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल फिट बैठता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को दे देते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको दे देते हैं रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स, और उनको उनको सॉल्व करना होता है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस या अनुभव शामिल होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें जॉन डुई के फिलॉसफी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग से अलाइन करने के बारे में, कोई मेथड अगर सबसे ज़्यादा अलाइन करता है तो वो होगा समस्या आधारित अधिगम, जहाँ पर आप समस्या दे देते हैं और स्टूडेंट्स को, और वो उनका समाधान खोजने के लिए अपने अनुभव से जो है उसको खोजते हैं। अब इसके बाद जो है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में इसमें सीक्वेंशियल लर्निंग आप कराते हैं स्टेप बाय स्टेप, और सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंशियल या प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर दिया जाता है, जो डुई के फिलॉसफी में आता है। जॉन डुई के फिलॉसफी में ये भी नहीं होगा। और मास्टरी लर्निंग फोकस करता है प्रोफिशिएंसी को अचीव करने में, किसी भी चीज़ के मास्टरी के बारे में, कि उसमें बिल्कुल आप जो है अच्छे तरीके से बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाइए। तो एक्सपीरियंशियल मेथड के थ्रू वो नहीं हो सकता है, और इसके लिए एक्सपर्ट अगर आप बनना चाहते हो तो एक्सपर्ट से ही आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, और वो जो है मास्टरी लर्निंग के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं होता है। तो ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। हायर एजुकेशन सिस्टम का एक क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन पायोनियर द यूज ऑफ आईसीटी फॉर इनहेंसिंग आउटरीच थ्रू सैटेलाइट एजुकेशन। किस भारतीय संस्थान ने सैटेलाइट शिक्षा के माध्यम से पहुंच बढ़ाने के लिए आईसीटी के उपयोग का बीड़ा उठाया, बताइए। पहला ऑप्शन है इग्नू, दूसरा ऑप्शन है एनपीटेल, तीसरा ऑप्शन है यूजीसी, और चौथा ऑप्शन है एआईसीटी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन कर दीजिए, है ना। एक एक ऑप्शन में स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए, आईसीटी के माध्यम से, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग करके, और आउटरीच का मतलब क्या हो गया कि दूर दराज इलाकों तक भी अपनी पहुंच बना लेना। तो इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और ये सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन ही प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग इनिशिएटिव है इनका, जैसे ज्ञान दर्शन, याद रखिएगा, ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी, और इससे ये आउटरीच जो है ना, इसको एम करते हैं, दूर दराज के इलाकों तक भी अपनी पहुंच बनाते हैं। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ये बहुत ही ऐसे नए नए पहल लाते हैं जो सेटेलाइट बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इग्नू, है ना। यही एक इंस्टीट्यूशन है जो पायनियर करता है आईसीटी के यूज़ को। एनपीटेल का फोकस टेक्निकल एजुकेशन पे होता है, और आईसीटी बेस्ड सेटेलाइट एजुकेशन से इसका लेन देन नहीं है। यूजीसी जो है ये रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन को, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है आईसीटी बेस्ड सेटेलाइट आउटरीच से। और एआईसीटी जो है ना, ये टेक्निकल एजुकेशन को ओवरसी करता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का फुल फॉर्म है। और ये कभी भी सेटेलाइट बेस्ड एजुकेशन इनिशिएटिव से जो है ना, कभी भी ये आगे नहीं बढ़ा, उसमें कुछ काम नहीं किया है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। इग्नू इसका करेक्ट आंसर होगा, और इग्नू के अंदर आने वाले ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी जैसे इनिशिएटिव्स जो है, वो कहीं ना कहीं सेटेलाइट एजुकेशन के जरिए आउटरीच, यानी दूर दराज के इलाकों तक, लोगों तक एक्सेसिबिलिटी देना, पहुंच बढ़ना, और उनको जो है ये ज्ञान देना, ये इनका काम है। इग्नू इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आता है हमारा। सेशन को यहाँ तक अगर आप देख लियो, और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है, अगर हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। बताइए कि कितने बेहतरीन तरीके से डेली हम यहाँ पर तैयारी करते हैं। हमारा छठा प्रश्न है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट मोस्ट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि भारत में जैव विविधता की हानि में सबसे अधिक योगदान करती है। पहला है अर्बनाइजेशन या शहरीकरण, दूसरा ऑप्शन है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरण कृषि, तीसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या औद्योगिक प्रदूषण, और चौथा ऑप्शन है ओवर ग्रेजिंग या अधिक चराई।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक ऑप्शन डिस्कस करना। देखिए, इनमें से सभी ही बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन चुनना पड़े, वो खास तौर से यहाँ बोला है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, भारत के पर्सपेक्टिव से, तो भारत आपको मालूम है कि एक विकासशील या डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश है। और यहाँ पर क्या है, गांव बहुत ज़्यादा है और शहर कम है। लेकिन अब शहरीकरण हो रहा है, बड़े बड़े सिटीज़ जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं। और जब सिटी एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पर जंगलों को काटना पड़ता है ना। बहुत सारे जंगल जब कटेंगे तो वहाँ पर जो जैव विविधता होती है, अलग अलग जीव रहते हैं, उनके घर जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो अर्बनाइजेशन जो है, ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है इससे, यानी कि जो उनका घर है वो खत्म हो जाता है डिफॉरेस्टेशन और फ्रेगमेंटेशन के जरिए। और इससे सबसे ज़्यादा जैव विविधता की हानि होती है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के अगर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो शहरीकरण जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा, जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो ये लोकलाइज्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण होता है और इसका कम इम्पैक्ट होता है अगर अर्बनाइजेशन के कंपैरिजन में हम देखें तो। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ कोर्स इम्पैक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से भी जो है अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन अगर उनका जंगल काट दोगे, अगर उनका घर ही खत्म कर दोगे, फिर वो कहाँ रहेंगे, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और ओवर ग्रेजिंग से जरूर कहीं ना कहीं सॉयल की क्वालिटी खराब हो जाती है और लैंडस्लाइड वगैरह आ जाते हैं, लेकिन वेजिटेशन वगैरह डिग्रेड होते हैं। लेकिन ये जो है ना अर्बनाइजेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। 7वां प्रश्न हमारा है न्याय फिलोसफी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज इन न्याय फिलोसफी। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान, चौथा है व्याप्ति। देखिए, हमने कई बार ये इस टाइप के प्रश्न किए हैं और मैं यही आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी इसका सही उत्तर दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना। इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली मैं जरूर देखूंगा कि 7th का सही उत्तर सबने दिया या नहीं दिया। देखिए, अगर मैं प्रत्यक्ष के बारे में बात करूं तो प्रत्यक्ष को हम इंग्लिश में डायरेक्ट परसेप्शन भी बोलते हैं। यानी अगर आप अपने इंद्रियों से किसी किसी भी ज्ञान की प्राप्ति करते हो, मान लीजिए कि किसी चीज़ को टच करके आपको लगे कि ये चीज़ गर्म है या ठंडा है। किसी चीज़ को जो है आपने टेस्ट किया तो लगे कि हाँ, ये चीज़ जो है ना ये तीखी है या मीठी चीज़ है ना। किसी चीज़ को स्मेल करके आपको लगे कि ये बहुत गंदा स्मेल कर रहा है या अच्छा स्मेल कर रहा है, तो वो क्या है, ये आप अपने परसीव कर रहे हो अपने सेंस ऑर्गन्स से। तो यानी डायरेक्ट परसेप्शन है, एक वैलिड प्रमाण होता है न्याय फिलोसफी में, प्रत्यक्ष इसको हम कहते हैं, है ना। तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रमाण, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो, क्योंकि तो एक वैलिड प्रमाण है। अनुमान, अनुमान यानी इन्फरेंस, ये भी एक वैलिड प्रमाण होता है। आपको मालूम है कि इन्फरेंस जो है ये न्याय फिलोसफी में होता है। हम अनुमान लगाते हैं, और अनुमान कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई हमारे पास क्यू होता है। क्यू मतलब मान लीजिए कि आपने बादल देखा और बादल देख के आपने अनुमान लगाया कि हो सकता है बारिश हो सकती है, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि जब भी बादल आता है तो बारिश होती है। आपने कहीं धुआं देखा और आपने बोला कि हो ना हो वहाँ आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है। तो आपको पता है कि हाँ, धुआं से आपने एसोसिएट किया कि आग जो है वहाँ लगी हुई, क्योंकि जब भी धुआं होता है तो आग जरूर लग जाती है। तो ये अनुमान है, ये आपने इन्फ्रेंस किया, ये भी एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछ रहा है। उपमान, उपमान मतलब कंपैरिजन। अगर आप एक चीज के क्वालिटी के बारे में जानते हैं, एक चीज की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं, और उसके गुणों से दूसरे चीजों को जो है आप कंपेयर करके उसके बारे में कुछ नॉलेज पा रहे हैं, तो उसको हम कंपैरिजन या उपमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने नींबू दे दिया, तो आपने कभी नींबू टेस्ट नहीं किया लेकिन ऑरेंज टेस्ट किया है, तो आपने बोला कि ये नींबू जो है ये ऑरेंज की तरह ही दिख रहा है, यानी ये जरूर खट्टा होगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने एक अपना अनुमान लगाया, क्योंकि सिमिलर चीजें जो है ना आपने की हुई हैं। तो ये हो जाएगा आपका अनुमान, उपमान सॉरी। अब उपमान की बात अगर हम देखें, अगला हमारा तो व्याप्ति। देखिए, उपमान तो एक होता ही है मीन्स ऑफ नॉलेज। व्याप्ति अगर हम देखें तो व्याप्ति हम किसे कहते हैं, तो देखिए अगर हम व्याप्ति देखें तो ये यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है लॉजिक में, यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है लॉजिक के अंदर। और ये स्टैंड अलोन प्रमाण नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो उसको दर्शाता है व्याप्ति। और खास तौर से हेतु और साधे के बीच में, है ना। तो उसके इनके बीच में जो है रिलेशनशिप को दर्शाता है व्याप्ति, और इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है नॉट अ वैलिड प्रमाण, तो व्याप्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि एक एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ये भी आपने दे दिया हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वेस्टर्न लॉजिक का ये क्वेश्चन है
इन एरिस्टोटेलियन लॉजिक विच टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेटमेंट सम एस आर नॉट पी। एरिस्टोटेलियन तर्कशास्त्र में कुछ एस पी नहीं है, ये कथन किस प्रकार का श्रेणीगत प्रस्ताव है ना। तो देखिए इस पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन के बारे में हम देखें, मैंने आपको बैच में भी पढ़ाया है, तो वहाँ भी आपको मैंने बताया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ये जो वॉवेल्स हैं, जैसे ए ई आई ओ, ये वॉवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो यू को आपको हटा देना है और वॉवेल्स जो है ए ई आई ओ लिख दिया आपने स्क्वायर में। अब इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट करने के बाद से इनमें ऐसे कैची लगा दीजिए, ये कर दिया आपने। अब इसके बाद ये मालूम है आपको कि ऊपर वाले जो होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, है ना। यूनिवर्स कहाँ है, ऊपर होता है ना, तो ऊपर यूनिवर्सल, और पार्टी कहाँ होती है, नीचे, तो पर्टिकुलर जो है आपका नीचे, है ना। तो पार्टी आप नीचे कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर वाले हो गए, और ऊपर यूनिवर्स है तो यूनिवर्सल वाले हो गए ऊपर। अब इनमें पता है इधर वाले जो हैं ये नेगेटिव होते हैं, और जो लेफ्ट वाले हैं ये क्या होंगे, तो लेफ्ट वाले आपके अफर्मेटिव या पॉजिटिव भी इसको हम कहते हैं, तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव होते हैं। अब ये कह रहा है कि अब ये आपको पता है कि देखिए इसको हम कहते हैं ऑल, इसको कहते हैं नो, इसको कहते हैं सम, और इसको कहते हैं सम नॉट, ये आपने लिख दिया। अब देखिए यहाँ कह रहा है सम एस आर नॉट पी, यानी सम भी आ रहा है और नॉट भी आ रहा है, तो सम नॉट कहाँ आएगा, ओ आएगा, है ना। और ओ को हम क्या कहेंगे, तो देखिए ये किस साइड है, नीचे साइड है, तो यानी पर्टिकुलर तो होगा, ये तो पता चल गया। और नॉट आ रहा है यानी ये नेगेटिव होगा, तो इसका जो हम इसके बारे में बोलेंगे वो ये कहेंगे कि इसका नेम होगा पर्टिकुलर नेगेटिव, और पर्टिकुलर नेगेटिव हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि बताइए कौन से टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्टेटमेंट, सम एस आर नॉट पी, तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव। और ये जो है देखिए यहाँ सम हुआ तो ये पर्टिकुलर तो है, नीचे है तो, और ये पॉजिटिव है क्योंकि नॉट नहीं आ रहा, तो ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो जाएगा। ये ऊपर है ये यूनिवर्सल हो गया, तो यूनिवर्सल तो आपने लिख दिया, और इसके साथ साथ ये पॉजिटिव है तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो जाएगा। और इधर जो है ये यूनिवर्सल तो होगा ऊपर है तो, लेकिन ये नेगेटिव हो गया तो यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया। तो आपको पता चल गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और इस पर्टिकुलर स्क्वायर से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, या एरिस्टोटेलियन लॉजिक बोल दे, है ना। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का अगेन ये क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ प्रोपोजिशन इन द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आर कंसीडर्ड टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना। अब इसके लिए आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि कॉन्ट्ररी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, सब अल्टॉन क्या है ना, और ये सब कॉन्ट्ररी क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वापस से आप यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे, ए ई आई ओ आपने लिख दिया, अब इन सबको कनेक्ट किया आपस में, और बीच में एक कैची लगा दी। चलिए इतना तो काम आपने कर दिया। अब इसके बाद आपको पता है ये ऊपर वाले यूनिवर्सल हैं, और ये नीचे वाले जो है ना ये पर्टिकुलर हैं। नीचे पार्टी चल रही है तो ये पर्टिकुलर हो गया, ये यूनिवर्स ऊपर है तो यूनिवर्सल हो गए। अब इधर वाले आपको पता है कि लेफ्ट साइड वाले ये अफर्मेटिव हैं, या पॉजिटिव भी इसको हम कहते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया अफर्मेटिव, और इधर वाले जो है ये नेगेटिव है, ये भी आपको पता चल गया। चलिए तो अब इतना आपने कर दिया। अब इसके बाद ये भी पता है कि यहाँ पर ऑल होता है, यहाँ पर नो होता है, यहाँ पर सम होता है, और यहाँ पर सम नॉट होता है, ये भी आपने बता दिया। अब कह रहा है कि इनका रिलेशनशिप आपको बताना होता है कि किसमें क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो देखिए आपको पता है कि हाँ इनमें जो है और इनमें देखिए कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप है ए और ई में, सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होता है आई और ओ में। देखिए मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया है आपके जो बैच वाले क्लास में, तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय हम नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर बस आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये कॉन्ट्ररी हो जाएगा, ये सब कॉन्ट्ररी हो जाएगा। यहाँ पर जो है दोनों ए और आई यानी ऊपर और ये नीचे वालों के बीच में सब ऑल्टॉन का रिलेशनशिप होता है। और ये भी हमको पता होता है कि ऊपर वालों को बात नीचे वालों को मानना पड़ता है। भाई ऊपर कौन रहता है, भगवान रहता है, भगवान का बात सबको मानना पड़ेगा, यानी भगवान जो कहेंगे वो नीचे वालों को मानना होगा, लेकिन नीचे वालों का बात जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले माने, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ये दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है, याद रखिएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना। अब कह रहा है कि कौन से पेयर ऑफ प्रोपोजिशन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजिशन में इनको कॉन्ट्राडिक्टरी कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम बात करें ए और ई के, तो ए और ई ये क्या है, ये कॉन्ट्ररी है, नाम लिखा है ना मैंने यहाँ पर, तो ये कॉन्ट्ररी हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ रहा है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ए और ओ के बीच में पूछ रहा है, तो ए और ओ जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है।
ई और आई के बीच में पूछ रहा है तो ई और आई जो है ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, और अगर आई और ओ के बीच में पूछ रहा है तो ये सब कॉन्ट्ररी हो गया, आई और ओ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुआ। तो इसलिए ए और ई कॉन्ट्ररी, ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी, आई ई एंड आई कॉन्ट्राडिक्टरी, और आई और ओ सब कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये जो है इसके हिसाब से बी और सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बी, ए एन ओ, और सी, ई एन आई, ये दोनों जो है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, है ना। तो इसलिए ये बी और सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। और अब हम आ जाते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। हमारा 10th क्वेश्चन है, विच ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स इवेलुएटिंग अ थ्योरी बाय कंपेयरिंग इट विद अनदर थ्योरी। कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी स्तर छात्रों को एक सिद्धांत का दूसरे सिद्धांत से तुलना करके मूल्यांकन करने में शामिल करता है? पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग या समझना, दूसरा ऑप्शन है अप्लाइंग या लागू करना, तीसरा ऑप्शन है एनालाइजिंग या विश्लेषण करना, और चौथा ऑप्शन है इवेलुएटिंग या मूल्यांकन करना। बताइए इनमें से कौन सा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल है जो इसमें स्टूडेंट्स जो है ना वो थ्योरी को इवेलुएट करते हैं उनको कंपेयर करके दूसरे थ्योरी से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको एनालिटिकल रीजनिंग लगाना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप मीनिंग ग्रास्प करते हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत ही लो लेवल माना जाता है, लो लेवल। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो नीचे ही होता है, यानी सबसे पहले मेमोरी लेवल आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है ना। और ये देखिए इसमें आप मीनिंग ग्रास्प करते हैं, लेकिन इसमें कॉम्पैरेटिव इवैल्यूएशन नहीं कर पाते, यानी आपस में कंपेयर नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, मीनिंग भले ही ग्रास्प कर पाए, तो इसलिए ये तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम बात करें बी ऑप्शन अप्लाइंग के बारे में, तो यहाँ पर नॉलेज को आप यूज़ करते हैं लेकिन इवैल्यूएट नहीं करते हैं। अप्लाई तो कर लेते हैं लेकिन उसको इवैल्यूएट नहीं करते, इसलिए ये भी नहीं होगा। एनालाइज में आप इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हैं लेकिन इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, है ना। एनालाइज तो कर लेते हैं लेकिन इवैल्यूएट करते हैं इवैल्यूएटिंग वाले ही पॉइंट में। इवैल्यूएटिंग या मूल्यांकन करना इसका सही उत्तर होगा। इसमें आप जजमेंट पास करते हैं, यानी जजमेंट देते हैं और थ्योरीज को कंपेयर करते हैं, है ना। और थ्योरी को आपस में कंपेयर करके नॉलेज डिराइव करते हैं, मूल्यांकन करते हैं चीज़ों का। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th क्वेश्चन का। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। और इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप डेली जो है जुड़ा करिए हमारे इन सेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। दूसरे सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो के PDF अगर चाहिए आपको तो वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ जुड़िए और वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा, है ना। रात को 10 बजे ये PDF प्राप्त होता है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।